गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी पढ़ेंगे आज। सबसे पहले तो ये समझ लो स्थिर वैद्युतिकी का क्या तात्पर्य है। स्थिर वैद्युतिकी है ना, स्थिर वैद्युतिकी का क्या तात्पर्य है। तो भौतिक विज्ञान की यह वह शाखा है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों, कौन से आवेश? स्थिर आवेश है ना, आवेशित कण, आवेशित वस्तुएं जो स्थिर हो, है ना, जिस पर आवेश स्थिर हो, आवेश गतिशील नहीं हो। अगर आवेश गतिशील होगा तो वहां धारा का प्रवाह होगा, तो वो अलग टॉपिक है, वो होगा धारा विद्युतिकी। ये है स्थिर वैद्युतिकी, वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश, आवेशों से संबंधित, है ना, स्थिर आवेशों से संबंधित क्या क्या चीजें। स्थिर आवेश होगा तो स्थिर आवेशों से संबंधित क्या हो सकता है? बल हो सकता है। स्थिर आवेशों से संबंधित और क्या हो सकता है? स्थिर आवेशों से संबंधित विद्युत क्षेत्र हो सकता है ना, कूलॉम बल होगा। स्थिर आवेशों के कारण जो बल है फिर कूलॉम संबंधित बल, उनसे उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है वो है स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों से संबंधित बल, विद्युत क्षेत्र का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है, यह वह शाखा जिसमें यह अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी में हम पहला शब्द जो पढ़ने जा रहे हैं वह है घर्षण विद्युत के बारे में, कि घर्षण से विद्युत कैसे उत्पन्न होती है। घर्षण विद्युत के बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं कि घर्षण विद्युत होता क्या, घर्षण से कैसे विद्युत उत्पन्न होती है, और इसके बारे में ऐतिहासिक तथ्य क्या है जो हमारी जानकारी में होना चाहिए। तो ऐसे समझो आप कि 600 ईसा पूर्व, 600 बिफोर क्राइस्ट, यानी कि 600 ईसा पूर्व, थेल्स नाम का एक दार्शनिक, किस नाम का? थेल्स नाम का एक दार्शनिक, ग्रीक, यूनान, है ना, थेल्स नाम का एक दार्शनिक हुआ। उसने क्या करा? अंबर, अंबर क्या था? नील नदी के किनारे जो पेड़ है, उन पेड़ों से प्राप्त एक रेशेदार पदार्थ है, पीला रेशेदार पदार्थ है ना, रेजिनियस सब्सटेंस। और इस अंबर को जब फलालेन पर, अब आप समझे कि फलालेन क्या है? फलालेन क्या है? तो जो सॉफ्ट अपने कपड़ा है ना, आप ऊनी कपड़ा भी ले सकते, फलालेन, अंबर तो रगड़ रहे, फलालेन नहीं है, केट पर, बिल्ली की खाल पर रगड़ा, ऊन पर रगड़ा, ऊनी कपड़े पर रगड़ा गया, किसको? अंबर को। तो इस अंबर में कौन सा गुण आ गया? सूक्ष्म वस्तुओं को, सूक्ष्म वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण है। सूक्ष्म वस्तुओं को
आकर्षित करने लग गया, डस्ट पार्टिकल को वो अपनी ओर खींचने लग गया, ऐसा गुण उसमें आ गया। इस तरीके का गुण जो है इसमें आ चुका था। इसी प्रयोग को, इससे मिलते जुलते प्रयोगों को 18वीं शताब्दी में पुनः किए गए, है ना, और उन प्रयोगों से कुछ निष्कर्ष निकाले गए। किसके बारे में? आवेश के। और क्या प्रयोग किए गए? इससे मिलते जुलते प्रयोग क्या थे? बिल्कुल बात करते हैं पर उससे मिलते जुलते प्रयोग, जैसे एक कांच की छड़ ली गई, क्या लिया? कांच की छड़, और उस कांच की छड़ को रेशम के कपड़े, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े में क्या किया गया? रगड़ा गया। रगड़ने से क्या हुआ? जैसे ही कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा गया तो कांच की छड़ जो है, ये कांच की छड़ है, ये कांच की छड़ क्या करने लगे? सूक्ष्म वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगे। कांच की छड़ में क्या करने लगे? सूक्ष्म वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगे। इसका मतलब क्या है? कांच की छड़ के अंदर आवेश उत्पन्न होता है। तो क्या रेशम के कपड़े पर भी आया? बिल्कुल। इसको हम समझ सकते हैं परमाणु सिद्धांत के आधार पर कि वास्तविकता में है क्या। कांच की छड़ भी परमाणुओं से मिलकर बनी है और रेशम का कपड़ा भी जो है ये भी परमाणुओं से मिलकर बना हुआ। जैसे हमने रगड़ा, ऊर्जा पाकर एक वस्तु ने इलेक्ट्रॉन से को त्यागने के गुण रखा, दूसरे ने ग्रहण करने का गुण रखा। दूसरी वस्तु ने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने का गुण रखा। और हम जान रहे हैं कि परमाणु जब भी इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धनावेशित होता है और ग्रहण करता है उस पर ऋणावेश आ जाता है। इस प्रकार से यहाँ जो आवेश उत्पन्न हुआ है वो घर्षण के कारण, इसीलिए इसे नाम दिया गया घर्षण विद्युत। यानी कि घर्षण विद्युत की जो प्रक्रिया हो रही है इसमें दोनों वस्तुओं का आवेश आ रहा है। यानी हमें क्या जानना है? हमें पढ़ना है कि आवेश क्या होता है। तो याद रखिए, पहली बात तो ये कि आवेश एक भौतिक राशि है। हम आवेश को परिभाषित भी कर सकते हैं। कैसे परिभाषित करें? यानी आवेश की परिभाषा नहीं दे रहे, आवेश का गुण ही बता रहे एक तरीके से कि आवेश क्या होता है। तो आवेश एक ऐसा कारक है, कारक मतलब एक कारक बन सकता है, फैक्टर कारक है जिसके कारण वस्तुओं में आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न होता है। आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न होता है। यानी आवेश ही वह कारक है जिसके कारण वस्तुओं आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न होता है। यानी आवेश एक ऐसा कारक है, ये भौतिक राशि है। आवेश अदिश राशि है, भौतिक राशि है। आवेश एक तरीके से अदिश राशि है। आवेश का मात्रक ऐसा ही मात्रक है ना, ऐसा ही मात्रक क्या होगा? तो आवेश का ऐसे मात्रक है कूलॉम, जिसको हम लिखेंगे कैपिटल सी। किससे लिखेंगे? कैपिटल सी। क्या ये कैपिटल सी मूल मात्रक है? नहीं, ये मूल मात्रक नहीं। अगर हम इसे मूल मात्रक के रूप में लिखना चाहें या हम इसका विमीय सूत्र के रूप में लिखना चाहें कि भाई इसका विमीय सूत्र क्या होगा, है ना, तो हमको फिर इस सूत्र का सहारा लेना है। क्यू, आवेश को हम लिख सकते हैं क्यू बराबर आई टी। आई है विद्युत धारा,
और विद्युत धारा का मूल मात्रक है एम्पियर, कैपिटल ए, और ये है समय जिसका मूल मात्रक है सेकंड, स्मॉल एस। यानी हमें कोई कहे कि विमीय सूत्र लिखिए तो फिर विमीय सूत्र क्योंकि मूल मात्रकों के पदों में हो, है ना, एम एल टी ए। 11 तक अपन एम एल टी ले रहे हैं, अब अपन ने चौथी राशि और ले ली ए, विद्युत धारा के लिए। क्या यहाँ पर द्रव्यमान आ रहा है? नहीं, तो जीरो। क्या यहाँ पर लंबाई या मीटर आ रहा है? नहीं, तो जीरो। क्या यहाँ समय का उपयोग हो रहा है? समय है सेकंड। कितना घात 1, ये आ गया हमारा विद्युत धारा एम्पियर 1। ये विमीय सूत्र हो गया किसका? आवेश। विमीय सूत्र, आवेश का विमीय सूत्र, ठीक है। आवेश का विमीय सूत्र M0 L0 T1 A1, ये इसका विमीय सूत्र आवेश। हमें क्या पढ़ना है मुख्य रूप से इस टॉपिक से जुड़ा हुआ, सिलेबस से जुड़ी हुई बात करें, है ना, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आवेश की जो गुणधर्म है उसकी बात करें। आवेश के गुणधर्म, आवेश के गुणधर्म की बात करेंगे, है ना, आवेश के गुणधर्म। आवेश के गुणधर्म, चलिए सबसे पहला गुणधर्म ले रहे हैं जो एक सामान्य सी बात कर रहे हैं कि सजातीय आवेशों, सजातीय मतलब एक जैसे आवेश, सजातीय आवेश कैसे? जैसे दो धन आवेश या दो ऋण आवेश, तो इनके बीच में क्या होगा? तो सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होगा। एक सामान्य गुण, सामान्य गुण, सामान्य सी बात। अगर ये विजातीय आवेश हुए तो एक प्लस और एक माइनस इस तरीके से हुआ तो विजातीय आवेशों में क्या होगा? तो विजातीय आवेशों में क्या होने वाला है? विजातीय आवेशों में होगा आकर्षण का गुण। विजातीय आवेशों में क्या होगा? आकर्षण। फिर हमें कोई पूछे कि साहब आवेश है कितने प्रकार के? तो सीधी सी बात है, हम कह सकते हैं कि आवेश दो प्रकार का था। आवेश दो प्रकार के, कौन कौन से? एक तो पॉजिटिव है, एक नेगेटिव। आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के हैं? तो आवेश जो है दो प्रकार के। ये सामान्य गुणधर्म है ना। आवेश अदिश राशि है, ये भौतिक राशि है। आवेश दो प्रकार के हैं, सजातीय में तो प्रतिकर्षण होगा, विजातीय में आकर्षण होगा। ये सामान्य गुणधर्म। जनरली ये भी आपके नॉलेज के लिए। पर अब बात करेंगे हम जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी, है ना, आवेश के कुछ विशेष गुणधर्मों की बात करें। विशेष गुणधर्म में क्या है कि आवेश क्वांटित होता है, यानी कि हम जानना चाहते हैं कि आवेश के क्वांटीकरण से, आवेश के क्वांटीकरण से क्या तात्पर्य है। यानी एग्जाम में अगर हमें कोई 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा तो ऐसे पूछेंगे, आवेश के क्वांटीकरण से क्या तात्पर्य है। जब हमने बात करी कि एक कांच की छड़ ली, रेशम के कपड़े पर रगड़ा तो कांच की छड़ पर भी आवेश आया, रेशम के कपड़े पर भी आवेश। यानी किसी भी वस्तु पर जो आवेश उत्पन्न होता है, आवेश उत्पन्न तो नहीं हो सकता, आवेश खाली इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण की वजह से आया है। यानी कि आवेश को हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो है एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो रहे हैं। आवेश का कारण है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन आवेशित कण है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित।
तो हम यूं कह सकते हैं कि ये जो स्थानांतरण होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज में ही होगा, पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन ही स्थानांतरित होंगे। यानी अगर हम ये कहें कि आवेश का क्वांटीकरण को समझाइए तो हम ये कहने वाले हैं कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश होगा, किसी भी वस्तु पर आवेश कितना उत्पन्न होता है, तो किसी भी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन पर आवेश के, इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हो, प्रोटॉन भी कह सकते हो, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में, पूर्ण गुणज के रूप में होता है। इसे ही कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण शब्द का क्या अर्थ है? क्वांटीकरण शब्द का मतलब यह है कि कुछ भौतिक राशियां ऐसी हैं जो सभी संभव मान ग्रहण करने में असमर्थ होती है। यानी कुछ भौतिक राशियों के हर एक मान संभव नहीं है, यानी वो सतत मान ग्रहण नहीं करती है, वो असतत मान ही ग्रहण करती है। जैसे ऊर्जा, आवेश, कोणीय संवेग, ये ऐसी राशियां हैं जो क्वांटित होती है, यानी इनके हर कोई मान संभव नहीं है, कोई मान संभव नहीं है। यानी हम यूं भी कह सकते हैं किसी भी पर आवेश है वो कितना होगा, तो इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश है उसके पूर्ण गुणज होगा। आवेश धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, ये कोई दिक्कत नहीं, और जो आवेश होगा है ना वो पूर्ण गुणज ही हो सकता है। आवेश जो है वो पूर्ण गुणज ही हो सकता है। आवेश किसका पूर्ण गुणज, यानी n क्या है, कैपिटल N, इलेक्ट्रॉन n जो है एक पूर्णांक है ना, पूर्णांक संख्या है, यानी कि ये भिन्न में नहीं हो सकती। यानी n के मान कैसे ले सकते हो, 0 हो सकता है, 0 मतलब कुछ नहीं है ना, नहीं आवेश 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 एंड सो। ये मान क्या है, संभव है। यानी कि किसी भी वस्तु पर आवेश e हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है एंड सो। कितने भी हो सकते हैं, जैसे आप कहें क्या e/3 हो सकता है, i/2 ही हो सकता है, तो ये मान संभव नहीं है, ये मान असंभव है और ये मान संभव है। ये आवेश का क्वांटीकरण, ये हो गया आवेश का क्वांटीकरण। एग्जाम में क्वेश्चन आए आपको ये आंसर लिखना है कि किसी भी वस्तु पर आवेश जो है इलेक्ट्रॉन पर, प्रोटॉन पर जितना आवेश है उसके पूर्ण गुणज ही होगा। इसे कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण। आपसे भी पूछे कि आवेश का क्वांटम मान कितना होता है, तो सबसे पहले तो ये समझ लेना कि क्वांटम मान शब्द का अर्थ क्या है। क्वांटम मान का मतलब होता है वह न्यूनतम मान जो संभव, न्यूनतम संभव मान, न्यूनतम संभव मान। क्वांटम मान का तात्पर्य है न्यूनतम संभव मान। अब न्यूनतम संभव मान कितना है इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बराबर, कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। इतना मान संभव है, ये वो न्यूनतम मान है जो संभव है, इससे और छोटा मान नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का इससे छोटा मान नहीं हो सकता, ये न्यूनतम मान ही क्वांटम मान है। ठीक है, एक गुणधर्म हो गया जो विशेष गुणधर्म है। और ऐसे क्या गुणधर्म है, बिल्कुल ऐसे ही गुणधर्म की हम बात करने जा रहे हैं। और नेक्स्ट जो हमारा गुणधर्म है और वो है आवेश संरक्षित होता है। आवेश संरक्षित होता है। याद करिए हमने कभी पढ़ा है कि ऊर्जा भी संरक्षित होती है, ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा है, ऊर्जा संरक्षित होती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम जाना है, याद करिए, ऊर्जा संरक्षित होती है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक वैसे ही आवेश संरक्षण का नियम, या यूं कहें कि आवेश भी संरक्षित होता है।
यानी कि हम ये कहने वाले हैं कि जैसे ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, ठीक वैसे ही आवेश भी केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो सकता है। यानी जब हमने कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन उत्पन्न नहीं हुए हैं, इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ पर पहले से थे जो स्थानांतरित होकर रेशम के कपड़े पर चले गए। यानी आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, लिखते हैं हम इसके बारे में भी क्या कहने जा रहे हैं कि आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो फिर क्या किया जा सकता है? तो फिर क्या किया जा सकता है? इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं। इसे क्या कर सकते हैं? केवल अपन एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं। यानी आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। स्थानांतरित किया जा सकता है। यूं भी कह सकते हैं कि किसी भी निकाय का कुल आवेश संरक्षित होता है और इसे कहते हैं आवेश संरक्षण का नियम। हमें कोई पूछेगा कि आवेश संरक्षण के नियम का कोई उदाहरण दीजिए, तो हम सबसे बढ़िया उदाहरण देंगे कि जो घर्षण विद्युत की जो क्रिया है, हम पहला सबसे बढ़िया उदाहरण देंगे कि जो घर्षण विद्युत की जो क्रिया है। पहली बात, उस घर्षण विद्युत की क्रिया में क्या होता है? तो साहब हमारे पास एक कांच की छड़ थी, रेशम के कपड़े पर रगड़ा, रगड़ने से पूर्व इस पर आवेश कितना था? 0, कुछ भी आवेश नहीं था। रेशम पर भी आवेश कितना है? 0, यानी पहले आवेश की स्थिति ये थी। रगड़ने की जो क्रिया हुई है, रगड़ने की जो क्रिया हुई है आपके पास, उस रगड़ने की क्रिया के बाद क्या हुआ? रगड़ने की क्रिया के बाद क्या हुआ? देखो, कांच की छड़ पर आवेशित आ गया। हमने मान लिया कि यहाँ पर धनात्मक आवेश आया है +2, तो याद रखिएगा उतना ही आवेश कहाँ आने वाला है? उतना ही आवेश आने वाला है रेशम पर भी। यानी कि अगर हम बात करें कि रगड़ने से पूर्व कुल आवेश कितना है, तो पूर्व में कुल आवेश 0 है। रगड़ने के पश्चात तो आवेश कितना हो गया है? तो रगड़ने के पश्चात अगर हम कहें कि QT टोटल कितना है, तो +Q और -Q जोड़ा जाए तो वापिस ये आवेश कितना है? 0। यानी कि पहले भी 0 था, अभी भी 0। जितना पूर्व में योग था उतना ही पश्चात में भी योग है। हम यूं कह रहे हैं कि घर्षण विद्युत की क्रिया में आवेश संरक्षण के नियम की पालना हो रही है। बात समझ में आ गई होगी आपको। आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है? आवेश संरक्षण का नियम ये कहता है कि किसी भी वस्तु पर आवेश जो है न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं। आवेश संरक्षण का कोई अच्छा सा आपको उदाहरण देने के लिए कहेंगे। देखो, दैनिक जीवन में बहुत उदाहरण है आवेश संरक्षण के। रेडियो एक्टिविटी की क्रिया में आवेश संरक्षित होता है। आवेश संरक्षण का जो नियम है ये मूलभूत नियम है। इस नियम का कोई अपवाद होना है ना, इस नियम का फेलियर होना संभव नहीं है। ये हमारे मूलभूत नियम है। ऊर्जा संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, ये सारे मूलभूत नियम है। इन नियम के अपवाद नहीं होते हैं, याद रखिएगा आप ये बात को। तो यहाँ पर भी घर्षण विद्युत की क्रिया में कांच की छड़ पर जितनी मात्रा में धनात्मक आवेश होगा उतना ही ऋणावेश रेशम के कपड़े पर भी होगा।
यानी उनका योग करोगे अभी भी शून्य आएगा, जबकि रगड़ने से पहले भी कितना था, शून्य था। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं हम तीसरा गुणधर्म। तीसरा गुणधर्म पढ़ने जा रहे हैं, करने शुरुआत है ना। तीसरा गुणधर्म, मुख्य जो गुणधर्म है उन्हीं की बात कर रहे हैं, है ना। विशेष गुणधर्मों की जो बात कर रहे हैं उसमें ले रहे हैं तीसरा गुणधर्म, है ना। बाकी तो गुण हमने और भी पढ़े, सामान्य गुणधर्म, हम उनकी बात नहीं कर रहे, विशेष गुण की बात कर रहे हैं, विशेष गुणों की बात कर रहे हैं। आवेश की जब बात आती है तो हम कहेंगे कि आवेश जो है का योज्यता नियम क्या कहता है, यानी कि आवेश के लिए योज्यता क्या, आवेश का योज्यता नियम, योज्यता का नियम क्या कहता है। योज्यता नियम, योज्यता नियम सामान्य सी बात कह रहा है। योज्यता मतलब हम यहाँ कह रहे हैं कि सामान्य जो बीज गणित है उसकी पालना हो, क्योंकि आवेश एक अदिश राशि है और अदिश राशि है तो यह सामान्य बीज गणित के नियम लगेंगे, सामान्य जोड़वर्गी के नियम लगेंगे। यानी मैं यूं कहूं कि अगर मेरे पास एक निकाय है और इस निकाय के अंदर मान लो कोई 3 आवेश पड़े, ए बी सी, 3 आवेश रखे, एक आवेश ले लिया मैंने, कुछ भी मान लिया, +5e, बी आवेश से मान लो -3e, और सी आवेश से मान लो मेरे पास है +2e। मेरे को कोई कहे कि इस निकाय में कुल आवेश कितना है, तो मैं क्या करूंगा, प्रत्येक आवेश के, है ना, हर एक आवेश का क्या करूंगा, बीजगणितीय जोड़ करूंगा, बीजगणितीय योग करूंगा। यानी आप कहे QA कितना है, 5e पॉजिटिव में है, B कितना है, 3e नेगेटिव में है, C पर कितना रखा है, +2e। मैं प्लस प्लस को जोड़ दूंगा, 5 और 2 को जोड़ दिया 7e, और माइनस वाले को क्या करूंगा, घटा दूंगा। यानी यहाँ कुल आवेश कितना है, +4। यानी किसी भी निकाय में कुल आवेश कितना होता है, तो प्रत्येक आवेश के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। और यही है योज्यता का नियम, यानी आवेश योज्यता का गुण रखता है, एडिटिव नेचर रखता है। आवेश जो है एडिटिव नेचर, मतलब सामान्य बीजगणित, सामान्य जोड़वाकी के नियम की पालना करता है। आवेश जो है किसी भी निकाय में कुल आवेश, किसी भी निकाय में कुल आवेश प्रत्येक आवेश के बीजगणितीय योग, बीजगणितीय इंडिविजुअल सम है, एल्जेब्रिक सम, आवेश के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है, तुल्य होता है। इसे कहते हैं आवेश योज्यता का गुण रखता है, एडिटिव नेचर रखता है। सामान्य सी बात है कि आवेश कैसे योज्यता का गुण रखता है। और गुण की बात करें अपन, और गुण की बात करें, है ना, तो नेक्स्ट है आवेश निश्चर होता है। क्या कहेंगे हम, आवेश निश्चर होता है। आवेश निश्चर, निश्चरता का नियम रखता है। हम लोग कहते हैं कि आवेश निश्चर होता है, यानी आवेश का निश्चरता का नियम भी कह सकते हैं कि आवेश जो है एक तरीके से निश्चर। क्या कहना चाहते हैं, सामान्य सी बात है कि आवेश पर गतिशीलता का कोई प्रभाव नहीं होता है। आवेश पर गतिशीलता का, गतिशीलता वो भी लिखिए, गतिशीलता का प्रभाव नहीं होता है। आवेश पर गतिशीलता का प्रभाव नहीं होता है। क्या मतलब हुआ, क्या कहना चाह रहे हैं,
आवेश स्थिर अवस्था में जितना मान है उतना ही आवेश गतिमान अवस्था में भी उतना ही। क्या कहना चाह रहे हैं? ये बात ऐसे जरूरत क्यों पड़ी कहने की? क्योंकि हमें आइंस्टाइन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया है। आइंस्टाइन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया है और उस सिद्धांत के अनुसार जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान जो है, अगर एक सब बात हम द्रव्यमान के लिए करें, द्रव्यमान के लिए करें यही बात, तो द्रव्यमान स्थिर अवस्था में द्रव्यमान और गतिशील अवस्था में क्या द्रव्यमान बराबर होगा? गतिमान अवस्था में द्रव्यमान का मान समान होगा। अगर हमें कोई एक प्रश्न पूछ ले तो हम कहेंगे नहीं, ये दोनों मान भिन्न भिन्न होंगे, यानी कि द्रव्यमान जो है वो निश्चल राशि नहीं है, परिवर्तित हो जाएगी। ये बात कर रहे हैं हम बहुत अधिक गतिमान प्रकाश के वेग के नजदीकी वेगों से चला जाए तो ही आपके आइंस्टाइन का सापेक्षता का प्रभाव लगेगा, कम वेगों पर नहीं लगेगा, है ना। ठीक ऐसे ही हम कहना चाहेंगे क्या यही बात आवेश में भी मान्य है? नहीं, ऐसा नहीं। आवेश स्थिर अवस्था में और आवेश गतिमान अवस्था में दोनों समान होते हैं, यानी आवेश जो है ना, दोनों निकायों के अंदर अगर बात करेंगे तो उन पर गतिशीलता का प्रभाव नहीं होता है। ये है आवेश निश्चल। ये सामान्य गुणधर्म है, विशिष्ट गुणधर्म है, और ये ऐसे गुणधर्मों में से कोई एकाध गुणधर्म आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद अगर हम बात करें तो जो महत्वपूर्ण राशि है वो है कूलॉम का नियम। यानी अब हम सीधे आ रहे हैं कूलॉम के नियम पर। जो अभी हमने पढ़ा है ना, उसमें आपको किसी को भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, है ना। मैसेज से पूछ सकते हैं, कोई भी जानकारी चाहिए आपको या